एक बच्चा था। उसकी उम्र थी सिर्फ 5 साल। उसके पैर थिरकते थे। उसकी आवाज में जादू था। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। और उसी बच्चे का बाप एक स्टील मिल में काम करने वाला मजदूर था जो अपने बेटों को स्टेज पर खड़ा करके दुनिया जीतना चाहता था, चाहे इसके लिए उन्हें कितना भी दर्द में डालना पड़े। यह कहानी है माइकल जैक्सन की, किंग ऑफ पॉप की, उस इंसान की जिसे दुनिया ने भगवान की तरह पूजा, लेकिन उसके अपने घर में उसे कभी बच्चा नहीं बनने दिया गया। यह फिल्म है माइकल, जो 2026 में आई, जिसमें माइकल के अपने भतीजे जाफार जैक्सन ने उन्हें पर्दे पर जिंदा किया। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि यह सिर्फ एक सुपरस्टार की कहानी नहीं है, यह एक इंसान की कहानी है जिसने दुनिया को सब दिया और खुद बहुत कुछ खोया। साल 1966, गैरी, इंडियाना। एक छोटा सा शहर, काली दीवारें, धुएं से भरी हवा। जोसेफ जैक्सन एक स्टील मिल में काम करता है, लेकिन उसके दिल में एक आग है। वो चाहता है कि उसके बेटे वो जिंदगी जिएं जो वो नहीं जी पाया। उसके 5 बेटे हैं, जैकी, टीटो, जेयरमैन, मार्लन और सबसे छोटा माइकल। जोसेफ ने उन्हें एक बैंड में डाल दिया, द जैक्सन 5। लेकिन यह रिहर्सल्स कोई प्यार भरी कोचिंग नहीं थी। जोसेफ का डिसिप्लिन बहुत कठोर था। गलती हुई तो मार पड़ती थी, चूक हुई तो डांट पड़ती थी। बच्चे डरते थे, लेकिन रुक नहीं सकते थे, क्योंकि जोसेफ का यही तरीका था। छोटा माइकल इन सब बच्चों में सबसे अलग था। उसकी माँ कैथरीन एक जेंटल और धार्मिक महिला थी जो अपने बच्चों से बेहद प्यार करती थी। कैथरीन की आंखों में माइकल के लिए एक खास दुलार था। वो देखती थी कि माइकल जब भी म्यूजिक सुनता है तो वो कहीं और चला जाता है, एक अलग दुनिया में। उसके पैर खुद ब खुद थिरकने लगते थे। उसका शरीर संगीत के साथ बोलने लगता था। यह कोई सिखाई हुई चीज नहीं थी, यह कुदरत का दिया हुआ वरदान था। साल 1969 में एक बड़ा मोड़ आया। सुजैन ड पास, मोटाउन रिकॉर्ड्स की एक एग्जीक्यूटिव, ने जैक्सन 5 को डिस्कवर किया। उन्होंने बेरी गॉडी के सामने इन बच्चों को पेश किया। बेरी गॉडी मोटून रिकॉर्ड्स के फाउंडर थे, एक विजनरी इंसान जिन्होंने ब्लैक म्यूजिक को मेनस्ट्रीम अमेरिका में पहुंचाया था। स्टूडियो सेशन में जब माइकल ने गाया तो गॉडी चौंक गए, लेकिन उन्होंने एक बात कही जो माइकल को हमेशा याद रही, गाते वक्त ज्यादा हिलो मत। माइकल ने यह बात सुनी, समझी और अपने मन में रख ली। वो सीखने वाला था, अब्सॉर्ब करने वाला था। इंडस्ट्री के हर वेटरन से, हर प्रोड्यूसर से, हर कोरियोग्राफर से वो कुछ न कुछ सीखता था। मोटाउन के साथ आई वॉन्ट यू बैक और एबीसी जैसे हिट्स आए। चार्ट्स पर जैक्सन 5 छा गए। अमेरिका भर में कॉन्सर्ट्स हुए, स्टेडियम्स भरे और जैक्सन फैमिली गैरी की उस छोटी सी दुनिया से निकलकर कैलिफोर्निया के एक बड़े घर में आ गई। लेकिन घर बदला, दीवारें बदली, मगर जोसेफ नहीं बदले। उनकी पकड़ और कस गई। जैसे जैसे सक्सेस बढ़ी, वैसे वैसे उनका कंट्रोल भी बढ़ा। माइकल बड़ा हो रहा था, लेकिन उसे बड़े होने का हक नहीं था। बेरी गॉडी ने एक दिन एक बात कही जिसने जोसेफ को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि माइकल को सोलो करियर करना चाहिए। ये लड़का इतना टैलेंटेड है कि ग्रुप इसे रोक रहा है। जोसेफ ने मना किया। वो नहीं चाहते थे कि ग्रुप टूटे, क्योंकि ग्रुप पर उनका कंट्रोल था। लेकिन 1978 में माइकल ने खुद फैसला किया। उसने एपिक रिकॉर्ड्स के साथ अपने पहले एडल्ट सोलो एल्बम के लिए डील की। यह माइकल का पहला बड़ा विद्रोह था। सोलो करियर की शुरुआत के साथ माइकल ने एक नया इंसान खोजा, क्विंसी जोन्स। क्विंसी एक लेजेंडरी प्रोड्यूसर थे जिनसे माइकल की मुलाकात द विज फिल्म के सेट पर हुई थी। जब माइकल ने क्विंसी को अपने नए एल्बम ऑफ द वॉल के लिए अप्रोच किया तो क्विंसी ने उसमें एक ऐसी टैलेंट देखी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। ऑफ द वॉल 1979 में आया और यह एक बड़ी कमर्शियल सक्सेस रही। लेकिन माइकल को एक बात का दर्द था, इतनी बड़ी एल्बम को सिर्फ एक ग्रैमी मिला, सिर्फ एक। माइकल के अंदर कुछ जला, एक आग भड़की। उसने ठान लिया कि वो ऐसा एल्बम बनाएगा जिसे पूरी दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकेगी। इसी दौरान जोसेफ का वो रूप सामने आया जो माइकल को अंदर से खाता था। जोसेफ अपने बेटे की सक्सेस का क्रेडिट खुद लेते थे। हर इंटरव्यू में,
हर मिलने जुलने में वो यह जताते थे कि माइकल जो है वो उनकी वजह से है, और साथ ही वो माइकल की इनसिक्योरिटीज को कुरेदते थे। माइकल की नोज को लेकर, उसके लुक्स को लेकर तंज करते थे। एक दिन माइकल ने अपनी नोज की सर्जरी करवाने का फैसला किया, राइनोप्लास्टी। उसने अपनी नाक को रीशेप करवाया। जोसेफ ने इस पर एक तीखी बात कही और उनके बीच एक बड़ा झगड़ा हुआ। इसी वक्त माइकल को पता चला कि उसे विटिलाइगो है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें स्किन के पिगमेंट सेल्स खत्म हो जाते हैं और स्किन पर व्हाइट पैचेस आने लगते हैं। यह कोई चॉइस नहीं थी, यह एक बीमारी थी। माइकल को यह जानकर गहरा सदमा लगा। वो पहले से ही अपने अपीयरेंस को लेकर सेंसिटिव था और यह डायग्नोसिस उसे अंदर से और तोड़ गई। उसने अपने करीबी दोस्त और बॉडीगार्ड बिल ब्रे से बात की। बिल ने उसे एक सीधी सलाह दी, इस घर से निकलो, अपनी जिंदगी खुद जियो। माइकल ने फैमिली होम छोड़ दिया। 1981 में माइकल ने वो काम किया जो शायद उसने बहुत पहले करना चाहिए था। उसने अपने अटर्नी जॉन ब्रांका को एक इंस्ट्रक्शन दी, जो जैक्सन को मैनेजर की पोस्ट से हटाओ। जो को एक ब्रीफ 1 सेंटेंस फैक्स गया जिसमें लिखा था कि उनकी सर्विसेज की अब जरूरत नहीं है। जो जैक्सन ने जब वो फैक्स पढ़ा तो उनके लिए वो एक झटका था। वो इंसान जिसने अपनी जिंदगी लगा दी थी अपने बेटों को ऊपर लाने में, उसे एक लाइन में बाहर कर दिया गया था। लेकिन माइकल के लिए यह आजादी का पहला कदम था। अब माइकल पूरी तरह क्विंसी जोन्स के साथ अपने नए एल्बम पर लगा था। उसने हॉरर फिल्म्स देखी, थ्रिलर मूवी से इंस्पायर हुआ और एक कॉन्सेप्ट बना, एक एल्बम जिसका नाम होगा थ्रिलर। इस एल्बम में उसने बीट इट जैसा रॉक एंथेम बनाया, बिली जीन जैसी साइकोलॉजिकली लेयर्ड ट्रैक बनाई। हर गाने में एक स्टोरी थी। माइकल सिर्फ सिंगर नहीं था, वो स्टोरी टेलर था। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में वो घंटों बिताता था, एक एक नोट को परफेक्ट बनाता था। वो अपने डांसर्स के साथ एक नई डांस लैंग्वेज बना रहा था। उसके मूव्स में एक ऐसी फ्लूइडिटी थी जो पहले किसी ने नहीं की थी। थ्रिलर 1982 में रिलीज हुआ और यह म्यूजिक हिस्ट्री का सबसे बड़ा धमाका था। एल्बम ने रिकॉर्ड्स तोड़े, चार्ट्स तोड़े, सारी बाउंड्रीज तोड़ दी। लेकिन माइकल को एक प्रॉब्लम थी, उसके म्यूजिक वीडियोस MTV पर नहीं आ रहे थे। MTV उस वक्त एक अनरिटन रूल के तहत ब्लैक आर्टिस्ट्स के वीडियोस नहीं चलाता था। यह एक रेसिस्ट नीति थी जो क्लियरली कहीं नहीं गई थी, लेकिन प्रैक्टिकली लागू थी। माइकल और जॉन ब्रांका CBS रिकॉर्ड्स के प्रेसिडेंट वॉल्टर येटनिकॉफ से मिले। येटनिकॉफ ने माइकल को बताया कि यह रेसिज्म है, लेकिन माइकल ने कहा कि कुछ करो। येटनिकॉफ ने धमकी दी कि अगर MTV ने माइकल के वीडियोस नहीं चलाए तो वो पूरा CBS रिकॉर्ड्स का कैटलॉग MTV से हटा लेंगे। MTV झुका और बिली जेन का वीडियो एयर हुआ। यह एक ऐसा मोमेंट था जिसने MTV का कैरेक्टर हमेशा के लिए बदल दिया। 1983 में मॉर्टन रिकॉर्ड्स की 25वीं एनिवर्सरी शो में माइकल ने बिली जीन परफॉर्म किया और उसी परफॉर्म के एक हिस्से में उसने पहली बार पब्लिक में मून वॉक किया। वो बैकवर्ड ग्लाइड, वो इम्पॉसिबल मूवमेंट जो दुनिया ने टीवी पर देखा, एक ऐसा जादू था जिसने हर किसी की सांस रोक दी। ऑडियंस गास्प्ड की, स्क्रीम्ड की। यह सिर्फ एक डांस मूव नहीं था, यह एक रेवोल्यूशन था। 1984 में एक नया किरदार आया, डॉन किंग। बॉक्सिंग प्रमोटर डॉन किंग और जोसेफ जैक्सन ने मिलकर एक प्लान बनाया, विक्ट्री टूर। यह जैक्सन 5 का रियूनियन टूर था जिसमें माइकल को स्टार पावर की वजह से हां कहनी पड़ी। साथ में पेप्सिको का स्पॉन्सरशिप भी आया, एक बड़ा डील। लेकिन पेप्सिको कमर्शियल की शूटिंग के दौरान एक भयानक हादसा हुआ। पायरोटेक्निक्स में गड़बड़ी हुई और माइकल के बाल आग पकड़ ली। आग उसके सिर की स्किन तक पहुंच गई। 3rd डिग्री बर्न्स हुए, नर्व डैमेज हुआ। यह एक जिंदगी बदलने वाला हादसा था। माइकल हॉस्पिटल में था, दर्द में था। जॉन ब्रांका ने पेप्सिको के खिलाफ लीगल एक्शन लिया। मामला सेटल हुआ और माइकल को $1.5 मिलियन मिले। लेकिन माइकल ने वो पैसे खुद नहीं रखे। उसने पूरा सेटलमेंट अमाउंट उसी बर्न सेंटर को डोनेट कर दिया जहां उसका इलाज हुआ था।
ये माइकल का असली कैरेक्टर था। वो जो मिलता था वो दूसरों को देता था। इस हादसे के बाद माइकल की जिंदगी में दर्दनाशक दवाइयों का इस्तेमाल शुरू हुआ। उसका दर्द रियल था, उसकी तकलीफ रियल थी, लेकिन यह एक रास्ता था जो आगे जाकर और मुश्किलें लाएगा। रिकवरी के बाद माइकल विक्ट्री टूर में पार्टिसिपेट करता है, अपने भाइयों के साथ स्टेज शेयर करता है। ये शो बड़े स्टेडियम्स में होते हैं, भीड़ अपार होती है, माइकल के नाम पर लोग पागल होते हैं। लेकिन अब माइकल बदल रहा था। उसे सिस्टम से नफरत थी। उसे वो कंट्रोल नहीं चाहिए था जो हमेशा उस पर थोपा गया था। उसने नेवरलैंड वैली रेंच खरीदा, एक ऐसी जगह जो उसके लिए उसका अपना संसार था। उसमें थीम पार्क था, जानवर थे, एक ऐसी जगह जहां वो बचपन जी सकता था जो उससे छीन लिया गया था। उसके पास बबल्स नाम का चिंपांजी था जिसे वो अपने बच्चे की तरह रखता था। वो बच्चों के हॉस्पिटल्स जाता था, उनसे मिलता था, अपनी कमाई से चैरिटी करता था। माइकल के अंदर जो बच्चा था वो कभी मरा नहीं था, बस बड़ा नहीं हो पाया था। विक्टोरी टूर के आखिरी शो में डॉजर स्टेडियम में माइकल ने एक अनाउंसमेंट की जिसने सबको चौंका दिया। उसने कहा कि यह आखिरी बार है जब पांचों जैक्सन ब्रदर्स एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं। इसके साथ ही उसने जोसेफ से अपना प्रोफेशनल रिश्ता पूरी तरह खत्म किया। वो शख्स जिसने उसे स्टेज पर लाया था, जिसने उसे डिसिप्लिन दिया था, जिसने उसे तोड़ा था और बनाया था, उससे माइकल ने खुद को पूरी तरह अलग कर लिया। और फिर आया 1988 का बैड वर्ल्ड टूर, वेम्बली स्टेडियम, लंदन। दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक आइकॉन अपनी सोलो जर्नी के नए चैप्टर के साथ स्टेज पर आया। जब माइकल ने बैड परफॉर्म किया तो वो पल सिर्फ एक कॉन्सर्ट का पल नहीं था, वो एक डिक्लेरेशन था। ये वो माइकल था जो किसी के लिए नहीं, खुद के लिए जी रहा था। ऑडियंस हजारों में थी, दुनिया के कोने कोने से लोग आए थे सिर्फ उसे एक पल देखने के लिए। फिल्म माइकल यहीं खत्म होती है, उस बैड वर्ल्ड टूर के उस परफॉर्मिंग मोमेंट पर। एक ऐसा इंसान जो गैरी, इंडियाना की एक छोटी सी खिड़की से दुनिया को देखता था, वो अब वेम्बली स्टेडियम के उस स्टेज पर खड़ा था जहां पूरी दुनिया उसे देख रही थी। यह सफर सिर्फ म्यूजिक का सफर नहीं था, यह एक बच्चे का सफर था जिसे बचपन में ही बड़ा बना दिया गया था, जिसने फेम देखी, दर्द झेला, खुद से लड़ा और अंत में खुद को पाया। माइकल एक ऐसी फिल्म है जो आपसे पूछती है कि क्या सक्सेस की कीमत हमेशा बचपन, आजादी और खुद की पहचान होती है? क्या एक बाप का सपना उसके बच्चे की जिंदगी बन सकता है? और क्या कोई इंसान इतनी बड़ी दुनिया का आइडल बनकर भी अंदर से उतना ही अकेला हो सकता है? जाफर जैक्सन ने अपने चाचा को इस फिल्म में जिस तरह जिया है वो देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कॉलमन डोमिंगो का जो जैक्सन एक ऐसा विलेन है जो विलेन नहीं है, वो एक ऐसा बाप है जो सब कुछ सही कर रहा था, बस गलत तरीके से। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा दर्द है। माइकल जैक्सन की कहानी हमें याद दिलाती है कि जो लोग हमें सबसे ज्यादा एंटरटेन करते हैं, सबसे ज्यादा खुशी देते हैं, वो अक्सर खुद सबसे ज्यादा तकलीफ में होते हैं। किंग ऑफ पॉप था वो, लेकिन एक ऐसा किंग जिसने अपना बचपन किसी और के सपने में लगा दिया। और उसी दर्द से निकला वो संगीत जिसे आज भी पूरी दुनिया सुनती है, जिसे आज भी करोड़ों दिल महसूस करते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही जबरदस्त और दिल को छूने वाली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। ये वीडियो उस दोस्त को भेजें जो माइकल जैक्सन का फैन है। मिलते हैं अगली कहानी में।